भारत के आज़ादी की लड़ाई में ना कई कहानियां गुमनाम रह गईं। आज हम एक ऐसे ही विद्रोह की बात करेंगे जो 1857 से भी बहुत पहले शुरू हुआ था। और जानते हैं कब तक चला? पूरे 3 दशकों तक। ये कहानी है चुआर विद्रोह की, अंग्रेजों के खिलाफ पहले बड़े आदिवासी प्रतिरोध की। चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में तो हम सबने पढ़ा है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि उससे भी दशकों पहले एक संघर्ष 33 सालों तक चला था? जी हाँ, यही था चुआर विद्रोह, और इसकी कहानी वाकई में जानने लायक है। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इसके नायकों से मिलते हैं। आखिर कौन थे ये लोग जिन्हें अंग्रेजों ने चुआर जैसा एक नाम दिया, और ये कहाँ रहते थे? चलिए सीधे चलते हैं जंगल महल की दुनिया में। एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि चुआर शब्द इन लोगों ने खुद के लिए नहीं चुना था। ये असल में अंग्रेजों का दिया हुआ एक लेबल था। वो जंगल महल के किसान योद्धा समुदायों को इसी नाम से बुलाते थे। मतलब इस शब्द में कहीं न कहीं उनके लिए एक उपेक्षा का भाव छिपा था। जंगल महल, जो आज के पश्चिम बंगाल और झारखंड के बांकुड़ा, मेदिनीपुर और मानभूम जैसे इलाकों में फैला था, कई शक्तिशाली समुदायों का घर था। इनमें संथाल, भूमिज, कुर्मी, लोढ़ा, महतो और सबर जैसी जनजातियां और जातियां शामिल थीं। सोचिए, ये लोग सदियों से इसी जमीन, इन्हीं जंगलों और अपनी परंपराओं के साथ एक होकर जी रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इन लोगों को हथियार उठाने पड़े। देखिए, विद्रोह की ये आग कोई अचानक नहीं भड़की थी। ये तो सालों से सुलग रहे अन्याय और शोषण का नतीजा थी। चलिए एक एक कर उन चिंगारियों को समझते हैं जिनसे ये आग फैली। सबसे पहला और सबसे गहरा आघात हुआ उनकी अर्थव्यवस्था पर। अंग्रेजों ने एक नई जमींदारी व्यवस्था लागू की जो बहुत ही ज्यादा जालिम थी। लगान यानी टैक्स आसमान छूने लगा। उनकी जो पारंपरिक टैक्स फ्री जमीनें थीं, जिन्हें लाख राज कहते थे, वो भी छीनी जाने लगी। हद तो तब हो गई जब जिन जंगलों को वो अपना घर मानते थे, उन पर भी कंपनी का कंट्रोल हो गया। मतलब उनकी रोजी रोटी पर ही सीधा हमला था। आर्थिक हमलों के साथ साथ अंग्रेजों ने उनकी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को ही तहस-नहस कर दिया। नए और बहुत ही सख्त रेवेन्यू कानून लाए गए। जो स्थानीय मुखिया और राजा सदियों से न्याय करते आए थे, उनकी सारी शक्ति छीन ली गई। उनकी जगह ले ली पुलिस और सेना के दमन ने, और एक ऐसी कानून व्यवस्था थोप दी गई जो उनकी परंपराओं को, उनकी ज़रूरतों को बिल्कुल नहीं समझती थी। बात सिर्फ जमीन और सत्ता की नहीं थी, ये उनकी पहचान पर हमला था। अंग्रेजों ने उनकी आदिवासी परंपराओं में दखल देना शुरू कर दिया। जंगल में शिकार करने और जमीन का इस्तेमाल करने के जो उनके सदियों पुराने अधिकार थे, उन पर पाबंदियां लगा दी गईं। उनके धार्मिक रीति रिवाजों और सामाजिक ताने बाने की पूरी तरह से अनदेखी की गई। और एक सीधा सैन्य कारण भी था जो शायद आखिरी चोट साबित हुआ। ये समुदाय पारंपरिक रूप से स्थानीय राजाओं की सेना में सैनिक हुआ करते थे, जिन्हें पाइक कहा जाता था। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि सम्मान का प्रतीक था। अंग्रेजों ने आते ही इन सेनाओं को भंग कर दिया, जिससे हजारों योद्धा रातों रात बेरोजगार हो गए और अपमानित महसूस करने लगे। जब शोषण की हर सीमा पार हो गई, तो जंगल महल के लोगों ने जवाब दिया। यह संघर्ष किसी एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि इसमें कई नायकों और एक बहुत ही साहसी रानी ने नेतृत्व किया। चलिए अब इस विद्रोह के मुख्य चेहरों से मिलते हैं। इस विद्रोह को कई नेताओं ने अपनी हिम्मत से सींचा। इनमें दुर्जन सिंह जैसे नेता थे जो रानी शिरोमणि के खास सहयोगी बने, और जगन्नाथ सिंह थे जिन्होंने मानभूम के इलाके में बगावत की कमान संभाली। लेकिन इन सब में एक नाम सबसे ज्यादा चमकता है, वो है करणगढ़ की रानी शिरोमणि का। रानी शिरोमणि इस विद्रोह का दिल और आत्मा थीं। उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों की नीतियों का विरोध नहीं किया, बल्कि उनके खिलाफ एक हथियारबंद संघर्ष का नेतृत्व किया। वो इस विद्रोह की सेंट्रल फिगर बन गई, और उनकी बहादुरी ने हजारों लोगों को हिम्मत दी। आखिरकार 1799 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनकी विरासत अमर हो गई। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, ये लड़ाई पूरे 33 साल तक चली। इसे हम 3 खास फेज में देख सकते हैं। पहला दौर 1766 से शुरू हुआ, जिसमें शुरुआती अशांति और अंग्रेजी चौकियों पर हमले हुए। दूसरा दौर 1778 के आसपास ज्यादा संगठित हुआ, जिसने अंग्रेजी प्रशासन को लगभग ठप ही कर दिया था।
और तीसरा और आखिरी दौर 1798-99 में आया, जो सबसे ज्यादा हिंसक था और अंग्रेजों की जीत के साथ खत्म हुआ। इतने लंबे और बड़े विद्रोह का सामना करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन चलाए, अनगिनत गांवों को जलाकर राख कर दिया और विद्रोहियों में खौफ पैदा करने के लिए उन्हें सरेआम फांसी दी। विद्रोह को कुचलने के बाद उन्होंने पूरे जंगल महल जिले का एडमिनिस्ट्रेशन ही बदल डाला, ताकि भविष्य में ऐसी कोई बगावत सिर ना उठा सके। तो क्या ये विद्रोह पूरी तरह से असफल रहा? अगर सैन्य नजरिए से देखें तो शायद हाँ, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। चलिए अब इस विद्रोह की विरासत को समझते हैं और देखते हैं कि इसने इतिहास पर क्या छाप छोड़ी। पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये विद्रोह सैन्य रूप से नाकाम क्यों हुआ। वजहें साफ थीं। विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, उनका संगठन बहुत मजबूत नहीं था और ये संघर्ष एक सीमित इलाके में ही सिमट के रह गया। उन्हें समाज के दूसरे वर्गों का समर्थन भी नहीं मिला और सबसे बड़ी बात, वो अंग्रेजों की विशाल और ट्रेन्ड मिलिट्री पावर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विद्रोह के नतीजों को हमें दो तरह से देखना होगा। फौरी तौर पर देखें तो नतीजे विनाशकारी थे। विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया और आदिवासियों पर जुल्म और बढ़ गया। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म असर बहुत बड़ा था। इस विद्रोह ने एक आदिवासी चेतना जगाई, भविष्य के विद्रोहों के लिए एक मजबूत नींव रखी और अंग्रेजों को भी ये सोचने पर मजबूर किया कि सिर्फ ताकत के बल पर शासन नहीं चल सकता। चुआर विद्रोह को एक अकेली घटना की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। ये वो पहली चिंगारी थी जिसने आगे चलकर आग लगाई। इसे आज़ादी की लड़ाई का पहला कदम कह सकते हैं, जिसके बाद 1831 में कोल विद्रोह और 1855 में संथाल विद्रोह जैसे बड़े और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड आदिवासी संघर्ष हुए। चुआरों ने जो रास्ता दिखाया था, उस पर आगे कई पीढ़ियां चलीं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि चुआर विद्रोह को भारत का पहला बड़ा आदिवासी किसान विद्रोह माना जाता है। ये अंग्रेजी शासन के खिलाफ ग्रामीण प्रतिरोध की असली शुरुआत थी। ये उस लंबी लड़ाई का पहला अध्याय था जो करीब 150 साल बाद 1947 में भारत की आज़ादी पर जाकर खत्म हुई। आखिर में हमें ये याद रखना चाहिए कि चुआर विद्रोह सिर्फ जमीन या लगान की लड़ाई नहीं थी। ये अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी आज़ादी को बचाने की एक बहुत वीर कोशिश थी। भले ही ये कहानी इतिहास की किताबों में कहीं दब गई हो, लेकिन इसकी गूंज भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा सुनाई देती रहेगी।